इसमें बहुत क्लोजली हम ट्रैक करेंगे। एलआईसी को उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल हो। लेकिन अब फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, उसके बाद चलेंगे संदीप मट्टा जी के पास और उनसे जानने की कोशिश ये होगी कि क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर और कौन से लेवल्स मार्केट पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। मेरे साथ संदीप जी इस समय जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है सर। बहुत ही जबरदस्त गुड मॉर्निंग आपको हो गई आज तो, क्योंकि सर ये तो एक जिस तरीके की इस समय तेजी देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी पे और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे, चाहे एशियन मार्केट्स ले लो, यूएस में जिस तरीके की क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो आज तो हो जाएगा धमाका शुरुआती सत्र में। हाँ तो रजत जी, मार्केट में ऐसा लगता है कि जो कैपुलेशन का जो पीरियड चल रहा है वो खत्म होने के कगार पर है और ग्लोबल जो भी डेटा है वो पॉजिटिव टर्नआउट हो रहा है। स्पेशली यूएस मार्केट में पिछले जो 3 दिन के अंदर तेजी हुई है उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है और ऐसा लगता है कि ये तेजी इस बार भरोसा करने लायक है और अब हम शायद ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालांकि मार्केट अभी आज गैप अप देने के बाद में कितना और फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ से दिखा सकता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अगर हम इन लेवल को आज होल्ड कर पाते हैं, आज की क्लोजिंग अगर हम पॉजिटिव नोट पे रह पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट 16,800 के लेवल को वापस छूने का प्रयास करेगा निफ्टी पॉइंट्स पे। 16,500 16,800 16,800 इनफैक्ट आज जो खुल रहे हैं तो ये बस मिस तो नहीं हो गई? 16,500 के लेवल के आसपास एकदम से खुल जाएंगे धमाके के साथ। 160 अंक तो एसजेक्स निफ्टी बता रहा है। तो सर नहीं, ऐसा निवेशकों को नहीं है। ये भी चिंता होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है कभी कभी, तो ऐसी कुछ फीलिंग तो नहीं आ जाएगी आज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप देखें तो पिछली बार की तेजी में हम 17,400 से गिर के 15,700 15,800 के आसपास आए थे आज 16,500 के ऊपर अगर हम खुलते भी हैं तो इमीडिएटली बाय नहीं करें, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दें। लेकिन मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। मुझे लगता है कि जून सीरीज के अंदर मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सारे इंडाइसेस आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और उसका रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट्स के अंदर भी दिखेगा। तो डेटा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और पिछले 2 दिन के अंदर जिस तरह से फॉलो अप बाइंग आई है इंडियन मार्केट्स के ऊपर वो काफी एनकरेजिंग है और लगता है कि मतलब है ना, हम इस मार्केट के अंदर अब तेजी वाले माहौल के अंदर वापस जा सकते हैं। तो ये देखिए, हम जो लेवल बोल रहे थे 3 हफ्ते से नहीं तोड़ा था और आज उस लेवल के ऊपर ही जा रहे हैं। सर एक चीज और जो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था वो था ये जो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाए तो ये वाला एरिया का कॉन्कर हो जाएगा इजीली। 200 पॉइंट्स जो यहाँ से ऊपर के हैं वो एकदम से गैप अप के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस आज हो सकता है कि इस गैप में एंटर कर जाएं, तो इजीली आपको लग रहा है कि ये 16,500 के ऊपर की अब बढ़त टिकाऊ होगी आज के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर इसमें समय लगेगा 16,500 के ऊपर स्टेबल होने में? मुझे लगता है जी कि अगर आज हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं तो हो सकता है कि हम आज 16,500 16,600 को क्रॉस नहीं भी कर पाते हैं, तो भी इस पूरे वीक के अंदर मुझे लगता है कि हम एक बार 16,800 को छूने का प्रयास जरूर करेंगे। और क्योंकि बैंक्स पॉजिटिव लग रहे हैं रिलेटिवली और आईटी, मेटल और रिलायंस ने अभी तक इस तेजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो अगर वहां पे कहीं पे भी अगर रिलीफ रैली आती है तो हम डेफिनेटली 16,800 के स्तर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो ये तेजी थोड़ी टिकाऊ नजर आती है। ऐसा नहीं है कि गैप अप गैप डाउन के अंदर जो मई सीरीज के अंदर हुआ था उस तरह का डेटा डेरिवेटिव डेटा में भी नहीं लग रहा है। इन द मनी पुट ऑप्शंस की राइटिंग हो रही है। तो लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी का माहौल अभी बनना स्टार्ट हुआ है और ये पूरा सीरीज ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी तेजी के अंदर रहेगा। ओके सर, बैंक निफ्टी पे भी आउटलुक बताएं। ये तो बिल्कुल ही सरपट दौड़ गया। निफ्टी पे तो हम फिर भी देख रहे थे कि हिचकोले ले रहा था निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो जो कमाल किया और इनफैक्ट अब सभी बैंक्स, दिग्गज बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को कैसे प्ले करना चाहिए और कितनी बैंक निफ्टी के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर चैनल ब्रेकआउट हुआ है। 35,100 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आता है। 35,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो वो एक पॉजिटिव बाइंग जोन में रहेगा जो इस पूरे इंडाइसेस को 36,500 तक लेकर जा सकता है इस तेजी के अंदर। अगर हमने 37,100 के लेवल को क्रॉस करके मेंटेन करा तो मुझे इस मार्केट के ऊपर 38,000 38,500 के लेवल नजर आते हैं। हालांकि वो लेवल अभी दूर है। 37,100 की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो मार्केट के अंदर और बड़ी तेजी की संभावना है बैंक निफ्टी को लेकर। तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स बता दीजिए, कौन से बैंकिंग स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि तेजी भी और बढ़ सकती है? नहीं, फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक जो है पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई फ्रंटलाइनर्स के साथ में रहेंगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आप रिलेटिवली बीटा को प्ले कर पाएंगे। राइट, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर संदीप जी आप समझते हैं कि बाजार में पार्टिसिपेशन अभी करना चाहिए? क्योंकि अब निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है, मार्केट ने करवट ले ली और बहुत स्ट्रांगली रिवर्सल आ रहे हैं, कहीं एकदम से वी शेप ना हो जाए। अभी वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी
कौन से स्टॉक्स को रेडार पर रखना चाहिए जहां पर आप समझ रहे हैं कि टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना कॉमस्टार, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन जो है मुझे काफी अच्छा लगता है इस तरह के ऊपर। 540 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मुझे यहां से कम 100 रुपए की तेजी नजर आती है। तो सोना प्रिसिजन को आप बाय करें। आप इसके ऊपर 500 495 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें और 640 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर एक महीने के अंदर इस काउंटर के अंदर आ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक हमारी सोना बीएलडब्ल्यू है, जो फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 20-21 के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। कामकाजी मुनाफा रफली 26% है। ऐसे माहौल में जबकि ऑपरेशनल मार्जिन सभी कंपनीज फेस कर रही है, तो इसने काफी अच्छे रिजल्ट डिलीवर करें, अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है और काफी अच्छा इसका फंडामेंटल आउटलुक हमें हमें नजर आता है। तो इस काउंटर को आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्तरों पे बाय कर सकते हैं। ओके राइट, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस क्या दे रहे हैं, कहाँ तक का डाउनसाइड? 495 का एक स्टॉप लॉस है। आप उसको उसको क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो करें और 640 के लिए इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो 640 तक की अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकती है और 495 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड पे लगाना होगा। सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टार के नाम से स्टॉक है, इसको अपने रडार पर रखें। अगर ऑटो शेयर्स में तेजी बनती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि आउट परफॉर्म कर जाए। कोई और स्टॉक सर आपकी पिक? बाकी ट्रेडिंग पिक तो आपको बहुत सी मिलेंगी, बिकॉज मार्केट तेजी के माहौल में आईटी हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल के साइन दिखा सकता है। तो उसमें हमारी पिक है विप्रो। विप्रो को आप करंट स्तरों में बाय कर सकते हैं 465 470 के आसपास के लेवल्स के ऊपर, और इसमें बहुत जल्दी आपको 495 700 के स्तर दिखा ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो विप्रो पे हमारी पॉजिटिव कवरेज है। इसके साथ ही में गोदरेज प्रॉपर्टी काफी अच्छा लगता है। 1310 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें इसमें बहुत जल्दी 1350 के स्तर 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो काउंटर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए व्यूअर्स अपनी नजर में रख सकते हैं। तो विप्रो, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सोना कॉमस्टार, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है और जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता दूं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। बिस्तक के यूट्यूब पेज पे जाएं, अपने सवाल जो है वो चैट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दें। किसी भी शेयर पे बाजार की जो तेजी बन रही है धीरे धीरे, उसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नारायण सुथर जी पूछ रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं सर, क्या आउटलुक है आपका? नहीं, पॉजिटिव है। और पिछले 2 दिनों के अंदर जो इस काउंटर ने थोड़ा सा रिवर्सल का साइन दिखाया, मुझे लगता है कि सभी आईटी स्टॉक्स पे यहाँ पर अब हम बॉटम फिशिंग का प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि काउंटर बहुत जल्दी आपको 1050 के लेवल को दिखाएगा। तो पोजीशन बिल्कुल बनाए। किसी का अगर नया निवेश नहीं है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी आईटी के सारे फ्रंट लाइनर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, तो ये क्या 1100 के आसपास पहुंच जाएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और रफ्तार ठीक रहेगी या फिर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो मूवर साबित होगा? सर थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट उतना फास्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर 1050 के लेवल को ये अगर क्रॉस करता है और जिस तरह से क्रॉस करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहां पर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है 1050 तक पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको इंक्रीमेंटली 50 रुपए का मूव वहां से दिखा सकता है। तो मैं इस काउंटर के ऊपर बुलिश हूं और मैं पूरे सेक्टर के ऊपर मेरा नजरिया पॉजिटिव है। बिकॉज नेस्डेक ने जो पिछले 3 दिन के अंदर रिकवरी दी है, नीचे के इस तरह से 7.5% के आसपास नेस्डेक ने रिकवरी दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका रिपल इफेक्ट, इसका स्पाइरल इफेक्ट इंडियन आईटी काउंटर्स के ऊपर भी आएगा और वो सभी अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो नैस्डैक में एकदम से तेजी बननी शुरू हुई है, बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है इस समय नैस्डैक में आईटी पैक। जिस तरीके की तेजी हम देख रहे हैं, पिछली बार हमने डेल में भी तेजी आती देखी थी। पिछले सत्र में 12 से 13% वो स्टॉक उछल गया बेहतर नतीजों के चलते। तो आज हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में रहें और लोअर एंड पे खरीदारी हो। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं, बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा सर, सब सेक्टर को चढ़ने लग जाते हैं ना जब मार्केट, तो एक सेक्टर बिल्कुल लाइमलाइट में रहता है, वो है शुगर। शुगर दोगुनी स्पीड से चलता है। अब पॉलिसी रिस्क को देखते हुए क्या शुगर सेक्टर पे बेट लगानी चाहिए? अगर हाँ तो फिर कौन से स्टॉक पे? सर अगर ऐसे मार्केट के अंदर जब मार्केट बहुत नीचे आ चुका और यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल के साइन देता है, तो आप फ्रंटलाइनर पकड़ लें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे बलरामपुर चीनी ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर शुगर्स। मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, बट बलरामपुर के चार्ट्स को और उसके मूवमेंट को देखते हुए आप किसी भी काउंटर के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको वहां से 5 से 10% के मूव बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो मार्केट की तेजी के साथ में सभी पार्टिसिपेट करेंगे और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो पर्टिकुलरली पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किए, वहां पर एक तेजी की संभावना रिलेटिवली ज्यादा नजर आती है। अच्छा, मेरे पास ना ये अमित
जंगराज जी का एक सवाल है उत्तम शुगर के ऊपर, सजेशंस पूछ रहे हैं आपके कि उत्तम शुगर पे क्या सजेशन देंगे? सर काउंटर के अंदर वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसने मंदी के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है। और अपने आपको क्लाउड से बाहर मेंटेन करने में ये अपना टारगेट इसने मेट किया है, तो मुझे काउंटर के अंदर तेजी वाला माहौल ही नजर आता है। काउंटर अभी पॉजिटिविटी के अंदर है। डेफिनेटली आप इन स्तरों के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 250 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे, और इसके अंदर 350 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीने का समय देना पड़ेगा। अभी वैसे ढलान है इसकी, ज्यादा कोई एग्रेसिव इस पर बेट्स लग नहीं रहे हैं। 300 के लेवल को अगर क्रॉस कर जाए तो उसके बाद पोजीशन लेनी चाहिए, उससे पहले से? हाँ वो सही है आपकी बात। वहां पर एक 300 पे एक सप्लाई जोन क्रिएटेड है और हैवी सप्लाई जोन क्रिएटेड है वहां पर। तो 300 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हो सकता है कि काउंटर के अंदर उसी दिन मतलब है ना 20 से 25 रुपए का मूव आए। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से काउंटर मूव करता है। लेकिन हाँ अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है, और यहाँ से फॉलोअप बाइंग इस काउंटर के अंदर आ सकती है। वेदांता के ऊपर पूछ रहे हैं मलविंदर सिंह जी। तो वेदांता पे आपका आउटलुक क्या है, और पूरे मेटल पैक पे आउटलुक? क्योंकि हमने अभी आज जेएसडब्ल्यू स्टील के जो नतीजे आए उनको ट्रैक कर रहे हैं, जेएसपीएल को ट्रैक कर रहे हैं। तो वेदांता क्या यहाँ से अभी आउट परफॉर्म कर सकता है? नहीं, वेदांता हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव व्यू है, और पॉजिटिव हमारी राय है इसके ऊपर खरीदारी की। हमने पिछली बार ही बोला था कि किसी भी डाउनफॉल में अगर ये 280 290 के लेवल पे मिले तो आप वहां से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन स्तरों के ऊपर भी आप इनको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 275 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें, अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडर है तो बने रहे, काउंटर बहुत जल्दी आपको 400 के लेवल वापस दिखाएगा। और ये डिविडेंड रिस्क थ्योरी है, आपको एफडी से बेटर रिटर्न देगा, तो डेफिनेटली इन स्तरों में बना रहा जा सकता है। मेरी वेदांता के ऊपर बाइंग की राय है। और जेएसडब्ल्यू स्टील पे सर ब्रोकिंग हाउसेस 500 रुपए का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे नतीजे आए हैं 61%, तो मुनाफा ही साफ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 9% उछलता हुआ नजर आया है। लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है स्टॉक को लेकर। नहीं, रिजल्ट्स खराब आए हैं और ओवरऑल मेटल्स को लेके मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स के ऊपर इनकी लिमिट हुई है और जो बैनिंग इनडायरेक्टली लगाया है, मुझे लगता है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रीम्स इनकी गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी। तो मेटल मुझे लगता है कि सबसे लास्ट पार्टिसिपेंट होंगे इस रैली के अंदर। तो मेटल से ज्यादा अगर आपको प्ले करना है तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर प्ले करें, ऑटोज में प्ले करें जो मिड कैप कैटेगरी के ऑटोज हैं, या बैंकिंग सेक्टर आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। लेकिन मेटल्स थोड़े से दबाव में रहेंगे। अच्छा, टाटा मोटर के ऊपर एक खबर है सर, सवाल भी है टाटा मोटर के ऊपर। नवनीत शिहुरवा जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर पे क्या करना चाहिए। खबर यहाँ पर ये है कि सानन में एक प्लांट है फोर्ड इंडिया का, उसको एक्वायर कर सकते हैं। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन दोनों कंपनी में से किसी ने भी अब इसकी पुष्टि नहीं की है, और एक्सपेक्ट ये हो रहा है सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज हो सकता है ये एग्रीमेंट। तो टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है भैया? नहीं, टेक्निकली काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। 430 के लेवल के ऊपर ये एक बार्गेन बाइंग लगता है मुझे। और अगर ये 435 440 के स्तरों को क्रॉस करता है तो हमें वापस ये काउंटर 500 की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। तो बायस पॉजिटिव है, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। ये हो सकता है कि आपको पिक ऑफ द मंथ की कैटेगरी में अगर हम डालें इसको, तो ये काउंटर इसकी कैपेबिलिटी रखता है कि यहाँ से कम 15 से 20% का मूव इस काउंटर के अंदर आ सकता है। तो बने रहे इस काउंटर के अंदर। फंडामेंटली भी बेस से भी बहुत अच्छी स्टोरी है, और अपने परफेक्ट 200 डेमा और 50 डेमा को क्रॉस करने वाले इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर एक इंक्रीमेंटल बाइंग आता है तो डेफिनेटली काउंटर के अंदर आप 10 से 12% का मूव तुरंत प्रभाव से देख सकते हैं। अच्छा, पर सर ऑटो स्टॉक्स में ना एक ट्रिगर पॉइंट अब ये भी है कि हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे ऑटो नंबर्स को, और उससे पहले जो स्टॉक तेजी में है ना उसमें है टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प। ये ऑलरेडी तेजी बन चुकी है इन स्टॉक्स पे। निवेशकों को थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर अभी भी राइड करते रहे? टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प पे अगर किसी के पास हो तो क्या स्टॉप लॉस लगा? नहीं, टीवीएस मॉडर्न ने पिछले 5-7 दिन के अंदर काफी अच्छा मूव दिया है। और हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इसके ऊपर तेजी हो चुकी है, और मार्केट में जिस तरह से मंदी आ रही थी उस तरह से सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे उस दबाव के अंदर भी। तो थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन का रिस्क अभी के माहौल को देखते हुए ऑटो के अंदर आ सकता है। तो अगर आपने नीचे के स्तरों में बाय करा है तो डेफिनेटली इन काउंटर्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और छोटी क्वांटिटी कर लें, छोटी क्वांटिटी के साथ में होल्ड करें और ऊपर के स्तरों का वेट करें। अदरवाइज अगर आपका मुनाफा बांधने की आपकी इच्छा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आप मुनाफा बांध सकते हैं। और ये इन स्तरों के ऊपर आपको मतलब है ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में भी जा सकता है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की नीचे के लेवल पे बाएंगे तो प्रॉफिट बांधकर आप बैंक्स एंड आईटी के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स जबरदस्त तेजी में, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर कंप्लीटली डोमिनेट कर गया मार्केट को। ऑल कार्गो, व्यूअर अपने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन वो बार बार एक मैसेज इनको भेज रहे हैं, वो है ऑल कार्गो। ये कंपनी कैसी लगती है आपको सर? सर कंपनी अच्छी है। बीच में न्यूज के चलते इसके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आया था, हालांकि थोड़ा सा अभी नेगेटिव बायस के साथ में ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 दिन की तेजी में इसने पार्टिसिपेट भी नहीं करा है। तो मुझे लगता है कि 320 के स्तर को एक बार इसमें क्रॉस होने दें। 320 के ऊपर मैं डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर अपना बुलिश स्टांस रखूंगा, और ये उसके बाद में 320 क्रॉस करता है तो आपको बहुत जल्दी 340 345 के स्तर दिखा सकता है। अभी मेरी इसके अंदर बाइंग की राय नहीं है। ओके, टाटा स्टील, ये बाइंग के लिए कैसा है? ये व्यूअर ने अपना नाम नहीं लिखा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना नाम जरूर लिखें और ये बताएं कि टाटा स्टील पे आपने कितनी क्वांटिटी, कितने भाव पे लिया और कितने टाइम फ्रेम के लिए, तो थोड़ी मदद हमारी भी हो जाएगी और आपको भी बेहतर सलाह मिलने में आसानी हो जाएगी। टाटा स्टील बाइंग के लिए पूछ रहे हैं कि किन लेवल्स पे बाइंग करना ठीक रहेगा? सर 1300 से जो इसके अंदर मंदी आई थी न्यूज फ्लो के चलते हुए, तो ये काउंटर ने 1000 के आसपास किस तरह को इसने टच करा था। मुझे लगता है कि क्योंकि फंडामेंटल मैक्रो एनवायरनमेंट इनके फेवर में नहीं है और वो नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में और रह सकता है, मार्जिन प्रेशर्स इनको रहेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इनकी इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी एक दबाव रहेगा। तो मेरा अभी मेटल के ऊपर इमीडिएटली जंप करने का राय नहीं है। हाँ, नीचे के स्तरों पे ये है तो यहाँ से मतलब 8-10% की ट्रेडिंग कॉल जरूर बन सकती है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटली अगर सेक्टर शिफ्ट करना है तो आईटी बैंक्स के ऊपर रहेंगे तो आपको रिलेटिवली तेजी में ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फंडामेंटली काउंटर अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट को लेकर इसमें कंसर्न्स है तो मुझे थोड़ा सा इससे दूरी बनाए रखने का मैं ज्यादा समझदारी नजर आती है। साथ ही साथ एक और सवाल, वही बात है, मेटल्स ही मेटल्स है, सवाल सबके मेटल्स पे आ रहे हैं। हिंडाल्को के ऊपर आफ्ताब जी पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। और एक सवाल पिडिलाइट पे आया है विनय शर्मा जी का, पिडिलाइट पे पूछ रहे हैं कि बताएं सर इन लेवल्स पे पिडिलाइट आपको कैसा लग रहा है? तो शुरुआत हिंडाल्को के साथ ही करते हैं। नहीं, हिंडाल्को में भी मेरा सेम व्यू है जो मेरा टाटा स्टील के साथ में व्यू था। हालांकि ये सब कैप्टिव कंपनीज हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से इंटीग्रेटेड है, तो फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन इनके ऊपर अगेन थोड़ा सा पॉलिसी स्टेटमेंट इनके लिए नेगेटिव है, तो वहां पर एक तेजी पे कैप लग सकता है। तो हमने जो इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्तर देखे थे उन स्तरों को वापस पहुंचने में थोड़ा सा मतलब समय लग सकता है। तो अभी मतलब मेरा वही स्टांस है जो टाटा स्टील के लिए था। मैं आगे बढ़कर मेटल्स को भी बाय नहीं करना चाहूंगा, और अभी भी आप देखें तो मतलब 1 या 2 दिन की तेजी के बाद में कंटिन्यूसली इन काउंटर्स के अंदर सेलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पे दबाव बना रहेगा। काफी एंट्रीज हुई है इनकी, इनमें रफली 450-500 के लेवल के बीच में वैल्यू बाइंग को देखते हुए, लेकिन मैक्रो एनवायरमेंट इनके फेवर में नहीं है, तो अभी मेरी अवॉइड की कैटेगरी है। आप अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे काउंटर्स के ऊपर करेंगे, दूसरे सेक्टर्स में करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और पिडिलाइट, पिडिलाइट पे आपका व्यू क्या है? हमने हाल फिलहाल में देखा कि पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, क्रूड डेरिवेटिव जो इस्तेमाल करती है, वहां पर बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है सर। अब बाजार चल रहा है तो लोअर लेवल से ये भी बाउंस बैक करने की कोशिश करे। अच्छा, दिक्कत इस मार्केट में है कि ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, अपने बेस से एकदम से उछलते हुए नजर आए, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि किसमें दम ज्यादा दिखेगा और कौन सा हायर लेवल पे आके डायल्यूट हो जाएगा। चलेंगे सब, लेकिन ऊपरी स्तरों पे कुछ मुनाफा वसूली डेफिनेटली कुछ कंपनियों में आएगी। पिडिलाइट कौन सी श्रेणी में रहता है? अपने पिडिलाइट के अंदर मुझे चार्ट के अंदर कंसोलिडेशन वाले फेज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे लिए ये प्रीएम्प्ट वाला चार्ट होगा। लेकिन अगर ये 2200 के स्तर अभी हालांकि 2120 2130 के आसपास ये काउंटर चल रहा है, तो ये काउंटर ज्यादा से ज्यादा एक बार 2220 के स्तर को टच कर सकता है। अगर किसी की पोजीशन है तो इसके ऊपर रफली आप 2090 का स्टॉप लॉस लगा लें और काउंटर के अंदर बने रहें। थोड़ा सा ये काउंटर आपको थका सकता है, तो 2090 के स्टॉप लॉस से बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि 2200 के स्तर आपको 4 या 5 दिन के अंदर दिख सकते हैं। अमित परिहर जी पूछ रहे हैं अदानी विल्मार के बारे में और टाटा पावर के बारे में, दोनों कंपनियों पे आपका आउटलुक क्या है? और दोनों की क्वांटिटी इन्होंने नहीं लिखी है। तो अदानी विल्मार से शुरुआत करते हैं, उसके बाद टाटा पावर। नहीं, अदानी विल्मार अच्छा काउंटर है, हालांकि थोड़ा वैल्यूएशन इसका महंगा है, लेकिन क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट भी चलता है और पिछले 1-2 दिन से स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है काउंटर, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली किसी की व्यू है तो बने रहे।
हालांकि ट्रेडिंग स्कोप इसके अंदर मुझे थोड़ा कम नजर आता है, तो मेरा इसके अंदर हमेशा से फंडामेंटल व्यू रहा है, तो मेरी इसमें बाइंग की राय है, क्योंकि ये बिजनेस 15-16% के आसपास का आरओआई जनरेट करता है, और हाई वैल्यूएशन वैल्यूएशन के स्टॉक्स में अगर आप बीच में चढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं पर भी आपको मतलब है ना एक वैल्यूएशन करेक्शन की रिस्क रहती है। तो थोड़ी क्वांटिटी के साथ में इस काउंटर के अंदर बने रहें, और अपने रिटर्न को ही ऑप्टिमाइज कर सकता है इन इस तरह से मार्केट की तेजी के साथ में, तो मेरी भी बने रहने की सलाह है, क्योंकि मार्केट का व्यू तेज है। अच्छा, ये आप अदानी अदानी विल्मार के बारे में बात कर रहे हो ना? जी जी। तो सर मैं एक खबर और बता दूं आपको, याद है ना भी अदानी विल्मार ने ये अपना एडिबल ऑयल सेक्टर से निकल के एक एक्विजिशन किया, बासमती राइस में आने की कोशिश कर रहे थे। रुचि सोया ने देखा कि रुचि सोया ने भी अपने एक दूसरी कंपनी अपनी ग्रुप की ले ली थी, जिसमें उसने आटा और बाकी के बहुत सारे ब्रांड्स एकदम से एक्वायर कर लिए थे। अब अमूल की नई स्ट्रैटेजी है, वो ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री में उतर रहा है। दूध से बाहर निकल के, डेयरी प्रोडक्ट से बाहर निकल के अब वो कह रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक आटा लॉन्च कर दिया और उसके बाद हम दाल, बासमती चावल, इन सब को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो अब ये देखिए कि अब देश की सबसे बड़ी जो डेयरी कंपनी है वो ये बोल रही है, कोऑपरेटिव कंपनी ये बोल रही है कि हम एफएमसीजी में ऑर्गेनिक आटा लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद दाल, बासमती चावल को भी पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो अब कितनी तगड़ी टक्कर होगी सर बाबा रामदेव को, और साथ ही साथ अदानी विल्मार को, एचयूएल को, नेस्ले को, सभी को टक्कर देने के लिए उतर गए वो। नहीं, बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है। अगर आप देखेंगे होम ग्रोसरी वाला जो मार्केट है, बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है, और बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है। जैसे आईटीसी आटा की हम बात करें, पिल्सबरी, आशीर्वाद आटा, तो मतलब इनको चुनौती तो मिलेगी, और सबकी डीप पॉकेट्स है, तो टफ कंपटीशन होगा, तो कस्टमर कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, जहां तक मार्जिन है इन कंपनीज के, उनके ऊपर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि ये अनाप शनाप प्राइस के ऊपर अपनी मटेरियल को सेल नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर के लिए इसके अंदर विन विन सिचुएशन है, और कंपनीज को टफ फाइट देनी पड़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और मार्केट कैप मेंटेन करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। और दूसरा जो स्टॉक था, उन्होंने जो व्यूअर ने पूछा था वो था टाटा पावर। टाटा पावर पे आपकी क्या राय है? इस पे क्या करना चाहिए? नहीं, टाटा पावर भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और डेफिनेटली इस काउंटर में बना रहा जा सकता है। अपने 200 डेमा से परफेक्टली इसने वहां से एक रिवर्सल लिया है। डेफिनेटली काउंटर के अंदर बने रहे, आपको 240 245 के स्तर मिलेंगे। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 205 या 206 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकता है। मेरी इस काउंटर में लंबे समय तक निवेश रखने की सलाह है। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजर रखते हैं तो ये काउंटर आपको डेफिनेटली 300 के पार जाता हुआ दिखेगा। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉक्स लंबे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हायर एंड पे रिवर्सल आ जाएगा कि नहीं? ये बहुत दुविधा हो रही है। कहीं खरीद लिया ना महंगा सामान, तो उसके बाद जो अटकेंगे तो बड़ी बुरी तरह अटकेंगे। इस बार एफआईज नहीं खरीद रहे हैं इन लेवल्स पे भी। तो सर बस डर आएंगे। यही तो है कि जब इतनी पिटाई हो जाती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए? बहुत ज्यादा बिकवाली के बाद अब कहाँ तक ये उछाल देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, ये मार्केट आपको ये पूरा साल आपको मोटा मोटा है ना ट्रेडिंग बेट्स ही अवेलेबल करवाएगा, जहां पर आप मतलब है ना 5-7% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक करें और चर्न करें जहां पर लोअर वैल्यूएशन है। अगेन, टाटा पावर, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये इस तरह की कंपनीज है जो आप कभी भी मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए रखते हैं तो कम से कम इसके ऊपर व्यू आपका 3 से 5 साल का होता है। आप देखिए, टाटा स्टील अगर 1-2 साल पहले देखे तो 180-200 के लेवल पे भी अवेलेबल था, जो 800 से करेक्ट होके वहां से 180 के लेवल दिखाए थे, और 180 के स्तरों से हमने इसको वापस 1500 के स्तरों पे जाता हुआ देखा था। तो टाइमिंग करना मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी एनालिस्ट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए। हाँ, आप कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बैट करते हैं, आप उनकी कैपेबिलिटी देखते हैं, स्केलेबिलिटी देखते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन की उनकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखते हैं। अगर वहां पर अगर आपको कंफर्ट है तो एक कोर पोर्टफोलियो आप बनाते हैं, उस कोर पोर्टफोलियो के अंदर इन स्टॉक्स के ऊपर प्रॉपर एलोकेशन करके इनको समय देते हैं। और समय तो हर स्टॉक को देना पड़ेगा। और आप देखें, आज से 10 साल पहले अगर आपने एमआरएफ लिया होता तो आपने अगर उसको 10 साल का समय दिया होता तो शायद आपको स्टॉक मार्केट में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। अब ये कब होगा कब नहीं होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग के लिए ये सब चीजें बताई जा सकती है कि आज 20 रुपए का मूव आएगा, 50 रुपए का मूव आएगा, लेकिन आपकी वेल्थ जो है वो इन्वेस्टमेंट से बनेगी, और उसके लिए आपको समय लगेगा। आज ना एलआईसी के नतीजे भी आने वाले हैं सर, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत भारी भरकम डिविडेंड एलआईसी देते हैं। इनफैक्ट सरकार भी चाहेगी कि एक अच्छा डिविडेंड उनके हाथ लग जाए। तो एक एलआईसी पे कमेंट कर दीजिए, अभी तक निवेश को कुछ राहत मिली नहीं है। जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया उनको अभी तक उनके भाव वापस नहीं मिले हैं। अब डिविडेंड कितना संतुष्ट कर पाएगा? नहीं, डिविडेंड मुझे लगता है कि एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के सिनारियो को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि डिविडेंड एक तरह से एक आपका इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है,
वो आपकी कैपिटल नहीं है, तो ना वो आपकी वेल्थ है, वो आपको फॉर अ टाइम बिंग आपकी कॉस्टिंग को कम करने में सहायता कर सकता है। तो LIC अगेन जब आप पॉलिसी करते हैं तो भी आपका 15 साल 20 साल के आसपास का व्यू रहता है। तो LIC है ही उस सेगमेंट के अंदर की जहां पर आपको डेली ट्रेडिंग वाले बेनिफिट्स नहीं देगा। मुझे याद आता है काउंटर BSE था जो आज से 4 या 5 साल पहले 800 के आसपास लिस्ट हुआ था, और उसने वहां से 50% की अपनी कैपिटल इरोड करी। और आज वही BSE अगर हम प्री बोनस प्री स्प्लिट वाले सिनारियो पे देखें तो आज रफली 3500 के आसपास वो ट्रेड करता है। तो ये सभी लॉन्ग टर्म काउंटर्स हैं। LIC इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत कम है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे नए नए प्राइवेट प्लेयर्स इस सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो उनकी भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर सबके अंदर ये ग्रोथ सेक्टर के अंदर इसको क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। LIC अगर आपको यहाँ से 15% 20% नीचे मिले, डेफिनेटली वहां पर ऐड करें। अगर किसी ने IPO में लिया है तो अगर नया निवेश करना है तो भी आप इसके अंदर राइट टाइमिंग का वेट करें। मुझे लगता है कि 3 से 4 साल के अंदर ये एक मल्टीबैगर काउंटर साबित हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे LIC अवेलेबल है। तो भरोसा रखें, इंडिया का सबसे बड़ा DII है ये, और इसने हमेशा मार्केट को भी संभाला है, तो ये अपने इन्वेस्टर्स को भी संभालेगा। HDFC बैंक 1296 इस लेवल पे लिया है, और क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। व्यूअर ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन HDFC बैंक पे आपके कमेंट्स। 1296 इसकी एक ड्रीम प्राइस है। अगर आपने लिया है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करें। ये काउंटर एक एनुअल कंपाउंडर रहा है जब से इसकी स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई है। तो इसको 150-200 रुपए के लिए प्रॉफिट को बुक नहीं करें। कोर पोर्टफोलियो है, ये ट्रेडिंग पे कभी भी नहीं रहा है। FIS का एक समय में ये फेवरेट काउंटर हुआ करता था, हालांकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म करा है, और हो सकता है कि नेक्स्ट 1 साल तक ये अभी आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं दें। लेकिन अगर आपको इस काउंटर को नर्चर करने की अगर आपके अंदर ताकत है, डेफिनेटली बने रहे। मुझे इस काउंटर के अंदर बहुत जल्दी 2 या 3 साल, मतलब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के मुझे इस काउंटर के अंदर रफली 1700-1800 के लेवल नजर आते हैं। एक बार जो मर्जर वाला प्ले इन्होंने किया है, उसमें जो ऑपरेशनल सिनर्जी अगर आनी स्टार्ट होती है, उसमें रेगुलेटर किस तरह से ये रेगुलेटरी चैलेंजेस को, कंप्लायंसेस को मीट आउट कर पाते हैं, मुझे लगता है कि कंबाइंड एंटिटी जब 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 प्ले में आएगी तो डेफिनेटली यहाँ सर ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो मुनाफा नहीं बांधे, बने रहे इस काउंटर के अंदर। और वैसे भी शॉर्ट टर्म में भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, और बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, और ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में वैसे भी पॉजिटिव है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सलाह नहीं है। सबसे पहले टूटने में आगे था HDFC ग्रुप, और चढ़ने में भी आप देखोगे तो HDFC ग्रुप के स्टॉक्स ही लोअर लेवल से सबसे पहले चढ़ते हुए नजर आए, जिसमें 2 हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जोमेटो के ऊपर सवाल पे सवाल आते चले जा रहे हैं, कोई खबर तो नहीं आगे संदीप जी? क्योंकि अंकित राज जी पूछ रहे 1500 क्वांटिटी 85 के भाव पे लिया। देवी प्रसाद जी, अच्छा इनका तो टाटा मोटर पे है। हाँ, तो अंकित राज जी का ये सवाल है, 1500 की क्वांटिटी इन्होंने उठाई हुई है और 85 के रेट पे जोमेटो पे। सर मैं अभी इसमें निकलने की राय नहीं दूंगा, बिकॉज बहुत नीचे, और नीचे के स्तर से थोड़ी बहुत इसमें रिकवरी आई है। मेरा इसमें बहुत क्लियर कट स्टैंड है। जब ये लिस्ट हुआ था तब भी, और जब ये IPO लेकर आए थे तब भी, ये लॉस मेकिंग कंपनीज है, ये वैल्यूएशन गेम खेलती है, इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं बिजनेस जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होता वहां पर मैं अपना पंट नहीं लगाना चाहता। अगर अपनी कॉस्ट के आसपास है, अगर मेरी एडवाइस लेनी है तो डेफिनेटली अपनी कॉस्ट के आसपास इसमें से एग्जिट करके किसी अच्छे बिजनेस में जो आपको प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे रहा है ईयर ऑन ईयर, वहां पे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वहां पर आपका कैपिटल रिस्क नहीं होगा। तो वहां पर बने रहे रादर देन इस तरह के स्टंट्स करने में। ये जो आपने बात करी न्यू जनरेशन बिजनेसेस की, उसमें PB फिनटेक के नतीजे आए हैं। घाटा 64 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ इन्होंने कंपनी ने कर दिया। हालांकि प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में और लोन डिसबर्समेंट में दोनों ही 70% से 72% कंपनी कह रही है कि ग्रो है, उसके बावजूद घाटा हो गया। और नायका 17.9 करोड़ से मुनाफा घटकर पहुंच गया 7.6 करोड़, और ऑपरेशनल फ्रंट पे भी लगभग 14% का डेंट पड़ गया एबिटा में। नायका और PB फिनटेक ब्रोकिंग हाउसेस कमेंट्री सॉलिड है सर। नहीं, PB फिनटेक प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आई है, लेकिन अगेन थोड़ा सा इनके जो ऑपरेशनल नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, जैसे लोन डिसबर्समेंट वगैरह, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। और अगेन ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है। और अगर PB फिनटेक में ही अगर मुझे ये स्पेस ही चूज करना है, न्यू AIG मुझे लेना है, तो मैं फिर इन्फो एज के ऊपर जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि उस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ और उसके पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बड़ा है। तो मेरा पॉलिसी बाजार से ज्यादा सही इन्वेस्टमेंट की राय अगर किसी को करनी है तो वो इन्फो एज रहेगा रादर देन PB फिनटेक। और सेम गोज विद नायका। नायका के अंदर भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे यहाँ पर नए निवेश की सलाह नहीं देनी है।
और मुझे नहीं लगता है कि मतलब है ना मार्केट में जब अब कंपैरिजन स्टार्ट्स होंगे द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज वर्सेस वैल्यूएशन मेकिंग कंपनीज, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये लेगार्ड है और कभी भी इनके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हमारे सामने पेटीएम का क्लियर कट केस अवेलेबल है। ठीक है, नायका उतना नहीं गिरा है, लेकिन मतलब है ना वैल्यूएशन करेक्शन आपको मुझसे पूछ के नहीं होगा, वो कभी भी होगा। तो बेटर है कि हम वैल्यू की तरफ ड्राइव करें रादर देन दिस प्लेटफॉर्म कंपनीज, जहां पर इनके पास में प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। राइट। और ये ना फार्मा के ऊपर अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिसमें डिविस लैब्स और ल्यूपिन है। देखिए आज तो हम फार्मा ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि बाजार पे बहुत स्ट्रांगली एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज मेजरली फाइनेंशियल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जिनको, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जिनको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन हाँ, नितिन गुप्ता जी, डिविस लैब्स 5,000 क्वांटिटी है 2 साल के लिए उन्होंने उठा रखी है, और नहीं 5,000 पर डिविस लैब्स उठा रखे हैं। डिविस लैब्स सर, इसमें बहुत दिक्कत आई थी इस बार जब नतीजों के बाद एकदम से क्रैक हुआ था ना ये स्टॉक, तो 5,000 का स्तर तो बहुत पीछे छूट गया, ये स्टॉक आ गया 3500 के लेवल पे। और दूसरा है लुपिन, ये भी इन्होंने 940 पे ले रखा है। तो दोनों स्टॉक्स पे आपके कमेंट? नहीं, फार्मा सेक्टर के ऊपर मेरा ओवरऑल बुलिश स्टांस नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी तेजी के अंदर ये पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर पाते हैं। कोविड वाले पीरियड को छोड़ दें, क्योंकि कोविड वाला पीरियड था ही फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहां पर आम मेडिकल की शॉप ने भी इतना मुनाफा कमाया, तो ये तो सारी कंपनीज है, तो वहां पर तो इनको प्रॉफिट होना ही था। लेकिन उसके बाद फॉलोअप बाइंग नहीं है, हर ऊपर की स्तर पे इस पे सेलिंग आ रही है, और पिछले 15-20 दिन, महीने भर की हम कैंडल देखें तो काफी दबाव है। तो मुझे नहीं लगता कि इन काउंटर्स को यहाँ पर बॉटम फिश करना चाहिए। प्लस इनकी एक बड़ी रिस्क रेगुलेटर पर्सपेक्टिव से भी आती है। कभी भी यूएस एफडीए का अगर उसमें इंस्पेक्शन आता है और कुछ भी अगर छोटी मोटी भी अगर इनमें खामी आती है, तो मार्केट इनको बहुत बुरी तरह से पनिश करता है। तो मेरा इस काउंटर के अंदर पोजिशनल व्यू नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग व्यू। मार्केट में अगर डिफेंसिव स्टांस आता है और वहां पर मार्केट अगर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर बाउंस आता है, तो इसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग पिक की तरह ले सकते हैं। मेरी इसके ऊपर मतलब है ना खरीदारी की राय नहीं है। किसी के पास में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वेट करें, हो सकता है आपको इससे ऊपर के स्तर मिल जाए, क्योंकि एकदम बॉटम आउट पर है और एकदम ओवरसोल्ड कैटेगरी के ऊपर है, तो इसके ऊपर एक 15-20% के आसपास का एक अपसाइड काउंटर के अंदर दिख सकता है। लेकिन फंडामेंटली मेरा इन सभी सेक्टर से जहां पर रेगुलेटरी इश्यूज हैं और जहां पर बिजनेस इश्यूज भी हैं, वहां पर मेरी निवेश की सलाह नहीं है। हाँ संदीप जी, लेकिन ये ना फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 212 पॉइंट गैप अप दिखाई दे रहा है मेरे को तो इंडिकेटिव में 16,563। ये तो लग गई, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन ही छूट जाएगी अभी। मतलब निवेशकों के मन में तो सवाल आता ही होगा कि यार अगर ये पहले ले लिया होता 15,700, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 15,700, 15,800, तो उस समय ना वो अक्सर कोई कोई व्यूअर ऐसे होते हैं जो स्माइलीज और वो जो लिखते हैं ना, कमेंट्स लिखते हैं गिरते बाजार में, तो बस वो कमेंट के चक्कर में रह जाते हैं और स्टॉक उठाना भूल जाते हैं। सस्ते में उठाया नहीं और अब 16,600 के लेवल पे उठाना पड़ गया ना, तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक कमेंट आपका कि देखिए इसको सीरियस बिजनेस मान के चलें, और जब आपको सस्ता मिल रहा था तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते तो फायदा ही होता। अब बहुत एग्रेसिव होके खरीदना क्या ठीक रहेगा? नहीं, निफ्टी के अंदर मैं अभी बोलूंगा हम उतना नहीं बढ़े हैं। निफ्टी ने तो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप बैंक निफ्टी से भी कंपेयर करेंगे, अगर हम हमारे दूसरे इंडाइसेस से भी कंपेयर करेंगे, तो निफ्टी अभी अंडर परफॉर्मर है। आईटी इंडेक्स ने अभी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट ही नहीं किया है। मेटल इंडेक्स अभी नीचे की तरफ है। रिलायंस जो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है मार्केट का, उसने भी अपने स्तरों को अभी मूव करना स्टार्ट नहीं करा है। तो यहाँ से तेजी के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर कोई अगर फ्यूचर्स में पोजीशन लेता है, अगर किसी को निफ्टी बाय करना है, तो इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन राइट कर लें, तो आपकी रिस्क भी मतलब मैनेज हो जाएगी। और आप ठीक है, आपको 200 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 100 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आप पैसा बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये तेजी अगर आज अगर 15,500, 15,600 के आसपास अगर हम क्लोजिंग देकर जाते हैं एक या 2 दिन के अंदर, मुझे मार्केट में बहुत जल्दी 16,800 के लेवल दिखते हैं। और एक बार 16,800 क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली हम 17,000 के लेवल को पार करेंगे। तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रोज ट्रेन आएगी और कभी आपको मौका मिलेगा, कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रहे। आप ओवरऑल स्कीम में देखें, अगर आप निफ्टी और का कैपिटलाइजेशन और जीडीपी का कैपिटलाइजेशन देखेंगे, तो वहां पर भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट आता है जो मार्केट को ऊपर खींचने के अंदर की काबिलियत रखता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। गैप अगर हुआ है तो हो सकता है थोड़ा नीचे के स्तर मिले, और वहां पर आप डेफिनेटली अपने आप को उस पोजीशन में ला सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाए वहां पे। ये तो आज तेजी के साथ ही खोलेंगे, ये तो बात श्योर है। और देवी प्रसाद जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, टाटा मोटर्स भी आपका लग रहा है ऊपर ही कटेगा, अगर आपने ट्रेडिंग की बेट ले रखी है तो।
अच्छा, इन्होंने टाटा मोटर्स ले रखा है 430 के लेवल पे, और अभी 430। हाँ, तो ये देवी दादा जी हो सकता है कि आज के सत्र में ऊपर ही कटे आपका ये वाला सौदा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहाँ तक का टारगेट सर? अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड कर लें? हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बिल्कुल होल्ड करें। अगर आपका ट्रेडिंग पिक है, आपके पास में ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो आपने जो स्तर लिए हैं, मुझे लगता है कि 450 के स्तर तो इस पर डेफिनेटली आएंगे, और वहां पर अपना मुनाफा आप बांध सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड्स करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे आज, जब इतने बड़े बड़े गैप अप्स देखने को मिलेंगे ना, तो बाजार पे अब एकदम से मोमेंटम ढूंढना और कहीं ट्रैप ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। तो ये होता है ओवरनाइट रिस्क, जिन्होंने भी लिया उनको हो गया फायदा। अब एसबीआई, आखिरी प्रश्न सर, महिमा सिद्धू जी का प्रश्न है, एसबीआई के ऊपर क्या करना चाहिए? नहीं, बने रहे काउंटर के अंदर। अभी इसके अंदर मतलब तेजी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है कि ये काउंटर अगर 475 के लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वहां से 500 के इस तरह में देखने को मिलेंगे। बेचने की जगह नहीं है, किसी ने नया पैसा नहीं भी लगाया तो भी यहाँ पर लगा सकता है, और इस काउंटर को आप लें। आपको ट्रेडिंग बेनिफिट्स भी होंगे, और इन्वेस्टमेंट पिक तो ये खैर फंड सबसे बड़ा बैंक है पीएसयू सेक्टर का, तो वहां पर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स तो आपको हमेशा मिलेंगे। ट्रेडिंग पिक के लिए भी ये काउंटर अच्छा है। चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, व्यूअर्स की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू। 175 अंकों के गैप अप के साथ मार्केट्स की ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। प्री इंडिकेटिव टेक्स जो फ्रीज हुए हैं उसमें 16,527 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो ये तो हो गया कमाल। और ये सारा का सारा गैप में अब एंटर हो रहा है निफ्टी। अगला पड़ाव बैठता है 16,623 के आसपास, जाके देखते हैं कि वहां पर टकराएंगे कि नहीं। नहीं तो अगर यहीं से रिवर्ट करना होगा तो बस ये जो पहले टिक से ही थोड़ी देर थोड़ा ऊपर मार के उसके बाद हो सकता है कि यहीं से रिवर्स कर जाए। लेकिन 16,623 अगर ये लेवल भी हासिल हो गया तो उसके बाद तो जैसे संदीप जी कह रहे थे कि ये जो तेजी है ये रॉकेट तेजी है। और देखिए बहुत ज्यादा ओवरडन थे, लगातार टूटते चले जा रहे थे, बिकवाली थी। और आप सभी मेजर स्टॉक्स में देखोगे कि वहां पर हायर लेवल्स पे एकदम से बिकवाली हो गई थी। तो हैवीवेट्स जब इतना अंडर ओन होंगे और वहां पर ही अगर बिकवाली होनी शुरू हो जाएगी, तो जब रिवर्सल आएगा तो बहुत चाप आएगा। और यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 15,700 15,800 के लेवल को हल्का मत समझिए। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां पर मार्केट ने करवट ली है। जिन्होंने हिम्मत की उनका ठीक हिसाब किताब ठीक बैठ गया। लेकिन अब बाजार के बड़े जानकार इसी चैनल पे आपको बताएंगे, अलग अलग जानकारों से हमारी बात होगी, उनसे कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि अब स्टॉक्स कौन से खरीदें, क्योंकि मार्केट ने अगर करवट ले ही लिए तो फिर कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये लेवल भी बहुत ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप रोज जुड़े हमारे साथ मॉर्निंग एडिशन में। कोशिश ये रहती है कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अगर नहीं ले पाते हम तो अगले सेशन में हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, बिस्तक के यूट्यूब पेज पे जाएं और चैट बॉक्स सेक्शन में अपने सवाल लिखकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम जरूर कर लीजिए, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप तक ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास लेटेस्ट कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, और साथ साथ आपके पास मौका होगा बाजार से एक्सपर्ट से कनेक्ट होने का और उनसे सवाल पूछने का। आज मार्केट पे एक तगड़ी ओपनिंग है, उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी आज सक्सेसफुल हो। जो हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली उसमें फाइनेंशियल्स हैं, बैंक्स हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हाई बीटा नेम सामने है। ऑटो नंबर से पहले ऑटो कंपनी को भी ट्रैक किया जाएगा और एलआईसी को डेफिनेटली ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं और देखते हैं डिविडेंड फ्रंट पे एलआईसी क्या घोषणा करती है। कुछ राहत देती है इन्वेस्टर्स को जिन्होंने भी आईपीओ में कंपनी में भरोसा रख के उनको उसमें पैसा लगाया था। ये भी कहीं ना कहीं सवाल एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।